हाँ हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इन पेपर्स को ना बंदा में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ मेंट बाय ऑसिलेशन, तो मेरे ख्याल से ये तो हम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज़ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, ऑसिलेशन, हर ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, हम ये देख चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अपनी एक कंडीशन है। ठीक है, तो ऑसिलेशन तो सिंपली टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन है। ठीक है ना। अच्छा, फ्री ऑसिलेशन क्या है जी, ये भी हम भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए सिर्फ 1 पॉइंट काफ़ी है। ठीक है ना। वैसे मैंने इसके हवाले से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगवाए थे। वो क्या कि देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि यही चीज़ ना एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए पूछी गई है। तो नो रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, एंड यू नो टोटल एनर्जी एंड amplitude of vibrating particle remains constant। ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं कि जी पूछता है आपसे, आपका अल्लाह भला करे, कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, हाँ ये हमें पता है कि जी सिंपल मोशन की क्या एक्सप्लेनेशन है कि जी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हम क्लास में देख चुके हैं और कई बार देख चुके हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहाँ होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, तो आई बिलीव कि यहाँ तक तो सबने ही स्कोर कर लिया होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे किसी के मार्क्स कट हैं तो फिर तो यार ये गलत है। इसका मतलब ये कि आपने बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अच्छा, मज़े की बात ये कि देखिए मैं कितना शरीफ इंसान हूँ कि मैंने यही एग्जाम्पल क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। ठीक है ना। कहता है जी ये लेट से ये आर है, ये पॉइंट ए है, ये एल है, आर ए से एल ए तक ऑब्जेक्ट जा रहा है और ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, ये एंगल फिक्स है ना जी। तो स्मॉल बॉल मूव फ्रॉम रेस्ट डाउन टू यू, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई हमें पता है जब ये नीचे आ रहा होता है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही ना भाई। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो शर्त ही है ना कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मेन पोजीशन से करीब जाए या दूर जाए तो एक्सेलरेशन चेंज होगी। दूर जाए तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, करीब आए तो एक्सेलरेशन कम होगी। लेकिन अगर यहाँ एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन यानी एक्सट्रीम से मीन तक जाते जाते कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है नॉट SHM। तो फिर दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेक सेंस जी। यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ। हमजा इकबाल कह रहा फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस मेंशन हो क्वेश्चन। हाँ, असल में इसमें क्वेश्चन है, इसने बोला है कि द स्मॉल बॉल मूव्स डाउन फ्रॉम रेस्ट, इट देन मूव्स क्या कहते हैं, moves down plane RA and then rise up plane LA. It then moves down plane LA and rise up plane RA to its original height। यानी जहाँ से छोड़ा था वहीं से वापस आया है ना। इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं थी, फ्रिक्शन होती तो वापस उतना आ ही नहीं पाता, वो कुछ ना कुछ कम आता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो आवाज़ आ रही है, इसके अलावा हमारे जो इक्वेशन है, स्पीड बराबर है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये जनरल स्पीड की इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट। सही है। अच्छा, और इसके अलावा वो साइन और कॉस थीटा की रेलेवेंट इक्वेशन है, वो तो खैर वो तो पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए। सही है। तो यही बेसिक इक्वेशन है जिनको यूज़ करके हमें सारे सवाल सॉल्व करने, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कहता है भाई एक मास है 78 ग्राम का, इसको सस्पेंड किया गया है फ्रॉम फिक्स पॉइंट से। ठीक है, एज इलस्ट्रेटेड फिगर 3.1, 78 ग्राम्स का मास है। द स्टेशनरी मास इज पुल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज। द मास इज ऑब्जर्व टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द स्पीड ऑफ 0.69 सेकंड्स। ठीक है, तो आपको इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है 0.69 सेकंड्स। ठीक है। अच्छा,
हुआ ये कि ऑब्जेक्ट को इसके मीन पोजीशन से यहाँ से स्ट्रेच किया गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में बड़े डिस्कस किए हुए। तो ये 2.1 सेंटीमीटर्स नीचे आया, फिर ये इसको छोड़ दिया गया ना, तो लाइक कुछ इस तरह का ये ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहेगा। तो x नॉट यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज़ 2.1 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द मास कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ थिंग टू डिस्कस। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये इससे पिछले चैप्टर से भी आप पढ़ चुके हैं। ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी या 2 पाई एफ। ऑलराइट, तो I'll keep 2 pi as it is and I'll divide time with 0.69. Someone please tell me the answer. Alright, 9.1 radians. ठीक, अच्छा जी। अब क्या कहता है भाई, determine numerical equation for the variation of टाइम t for the displacement x in centimeters। अब देखो आ गया ना, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा भाई। एट t इक्वल 0 ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? द मास इज रिलीज एट t इक्वल 0, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर t इक्वल 0 पर मौजूद है। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। देखो ये ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन थी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाके छोड़ा गया, यानी अगर ये इसकी मीन पोजीशन है ना, तो ये था t इक्वल 0, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, मीन पोजीशन पर आया, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर वापस गया, ठीक है, फिर ये वापस आएगा एंड सो ऑन। अब जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या बननी चाहिए? बोलो बोलो, इसके ऊपर तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी आपको समझाने के लिए। बताओ क्या इक्वेशन होनी चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू टाइम या तो साइन बनता है तो कॉस बनता है। क्या बनना चाहिए? कॉस बनना चाहिए। देखो पहले जनरल इक्वेशन बना लेते हैं, फिर यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? x इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस क्यों है? इसलिए कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक्सट्रीम पोजीशन से टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था। यानी जो मेरा ग्राफ बनेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो वो ग्राफ जो कि टाइम का ग्राफ हो और t इक्वल 0 पे पीक से स्टार्ट हो रहा हो, वो हमेशा कॉस से बनता है। और क्योंकि आपको ओमेगा भी पता है और एक्स नॉट भी पता है, तो आप पूरी इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स इक्वल एक्स नॉट कितना है भाई? एक्स नॉट इज 2.1। ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, और कॉस एज इट इज ओमेगा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, विच इज 9.1। ठीक, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टी। x आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई मसला? सर मैंने साइन उस वक्त यूज कर लिया था, तो उसके जो साइन गलत है ना। अगर t इक्वल 0 पे आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो साइन बनेगा ही नहीं, इक्वेशन वेरीफाई नहीं हो पाएगी। सर जनरल इक्वेशन के मार्क्स थे? नहीं, जनरल इक्वेशन अगर उन्होंने आपको x की वैल्यू बताई हुई है, x नॉट की वैल्यू सवाल में गिवन है, ओमेगा की वैल्यू, अगर जनरल इक्वेशन होता ना, वो पूरा कहते हैं इन टर्म्स ऑफ टी एक्स एंड ओमेगा, वो ओमेगा एंड एक्स नॉट, लेकिन उसने बोला सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टी, यानी एक ही वेरिएबल अलाउड है, वो टी। इसके अलावा आप देखें इस पूरी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं। ऑलराइट, अच्छा अब क्या है भाई? अब ये कॉस है, अब अगली क्या चाहिए? स्पीड की चाहिए, मतलब वेलोसिटी की निकाल लो, बस नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना। तो अगर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा v, एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ऐसा ही है ना। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो v बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड की चाहिए इसलिए नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 9.1 t, और साइन ऑफ ओमेगा इज अगेन 9.1, अच्छा सॉरी 9.1 एक्स नॉट है, सॉरी 9.1 इंटू एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने निकाला था 2.1
ठीक है। अच्छा, अब ये जो आंसर स्पीड का चाह रहा है ना, वो चाह रहा है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना इंटू 10⁻⁻²। देखो ओमेगा की जगह मैंने लिखा है 9.1, एक्स नॉट की जगह मैंने लिखा है 2.1 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अच्छा, इंटू साइन ऑफ ओमेगा कितना है जी, ओमेगा इज अगेन 9.1, ठीक। ये 9.1 इंटू 2.1 इंटू 10⁻², इसका क्या आंसर आ रहा है? 10⁻² भी है, 0.19 साइन ऑफ 9.1 t। मतलब मुझे बताओ, हमने जो क्लास में एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी, क्या ये उससे मुश्किल सवाल आते हैं? हमने क्लास में इससे कई मुश्किल सवाल डिस्कस किए। फिर कहता है जी कैलकुलेट द, अब कहता है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मास। तो टोटल एनर्जी के लिए मेरे ख्याल से अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ तो वही टोटल एनर्जी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होता था, ये सारी डेरिवेशन हमने क्लास में की हुई है, मुझे डायरेक्ट इक्वेशन भी आती है, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा रहा हूँ। टोटल एनर्जी क्या होती थी भाई? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी हो सकती है, क्योंकि वो सब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है? ओमेगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/2 एम, मास देखो सवाल में कहीं ना कहीं गिवन होगा, 78 ग्राम्स इस दिन के लिए गिवन था कि आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकेंगे। तो मास 78 ग्राम्स आपको गिवन है, तो इन प्लेस ऑफ मास यू आर गोइंग टू राइट 78 इंटू 10⁻²। बाकी ओमेगा भी आपने निकाला है 9.1, और क्योंकि जूल्स में चाहिए इसलिए सब ऐसा यूनिट में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, दैट इज गोइंग टू बी 2.1 एक्सपोनेंट -2। सेंटीमीटर्स में था ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका स्क्वायर। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर होता है, अबान। तो सबका ये आ रहा है 1.42 एक्सपोनेंट -3 जूल्स। इसको आप राउंड ऑफ करके 1.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैक्सिमम, यानी जब तुमने टोटल एनर्जी लिया ना, तुम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो, लेकिन अगर तुम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना पड़ेगा ना, इसीलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। अबान पिछले लेक्चर जाके देखो, उसमें सारे ग्राफ्स तक बने हुए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अभी तक कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आया जो आपसे टेस्ट में गलत हो सकता था या जिसमें आप परेशान हो सकते थे। यानी ये तो फ्री फंड के मार्क्स है ना, अगर इनमें आपके मार्क्स कट रहे हैं इसका मतलब या तो आपने सही से रिवीजन नहीं किया था या तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अब देखो, कभी कभी एग्जामिनर इतना दयालु होता है कि वो इक्वेशन देख के बोलता है ए ओमेगा और एक्स का मतलब बता दो। सही है, तो ए का मतलब तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। एक्सेलरेशन। ओमेगा का मतलब आप बता दें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेरी गुड। और एक्स का मतलब बता दें आप। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, बस यही तो वो बातें हैं, जब बताता हूं तो कलेजे फट जाते हैं लोगों के।
सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, जिंदगी में आज तक कभी मैंने एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखाया है, जब लिखवाया पूरा लिखवाया है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बस जाया हो गया, सब जाया हो गया। इसको क्या हो गया? नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन। सर एक्सेलरेशन फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं हो सकता। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन क्या, कोई फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होती है किसी भी इंस्टेंट पे आप निकाल लें, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रेफरेंस चाहिए होता है ना भाई, कहाँ का डिस्प्लेसमेंट? डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नहीं, नेगेटिव का तो बड़ा क्लियर मतलब है ना, इक्वेशन में नेगेटिव का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट। नहीं, इक्वल क्यों होगा मैग्नीट्यूड में? क्या हो गया भाई, अल्लाह को मानो यार, अल्लाह को मानो। हर जगह न्यूटन का थर्ड लॉ थोड़ी आ जाता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग क्वांटिटीज हैं। बस ये जो साद शोएब ने बात किया ना, एक्स एंड ए आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बस भाई ऑपोजिट का मतलब ये, बस सिर्फ नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन is always in opposite direction with displacement. From main position, या ए और एक्स लिख दो, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मुश्किल है। आए आए, ये एग्जाम्पल भी क्लास में डिस्कस की हुई है, इसकी तो पूरी डेरिवेशन क्लास में कराई हुई है, हालांकि डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये वही है ना, दोनों तरफ से फिक्स करके फिर एक तरफ से टुवर्ड्स द राइट या लेफ्ट ले जाके इसको छोड़ देंगे, वाइब्रेट करता रहेगा। A frictionless trolley of mass m is held on a horizontal surface by means of two similar springs, each of spring constant k. The springs are attached to fixed points as illustrated. ये ठीक है भाई। अब क्या हुआ? When the trolley is in equilibrium, the extension of spring is E. The trolley is then displaced. अच्छा, दोनों स्प्रिंग की एक्सटेंशन जो है ना वो E है। The trolley is then displaced a small amount x to the right along with the axis of spring. Both springs remain extended. Show that the magnitude F of the restoring force on the trolley is given by 2 times F equal 2 times kx. भाई देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, अच्छा नीचे जगह मौजूद है भाई। देखो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई ये जो आपका ये आपका इनिशियल पोजीशन है ना, समझ लो इसको। पहले आपका स्प्रिंग ना लाइक ऐसे था, सही, बस। अच्छा, दोनों को खींचा ना तो दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन अभी सेम है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग का जो अभी एक्सटेंशन है ना वो क्या है, वो है ई, ठीक है। तो दे बोथ हैव द सेम एक्सटेंशन ई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहता है भाई कि शो डैट द मैग्नेट एफ ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली इज गिवन बाय, अच्छा, द ट्रॉली इज देन डिस्प्लेस अ स्मॉल अमाउंट एक्स टू द राइट, टुवर्ड्स द राइट लेके चलेगा इसको ट्रॉली को। अच्छा भाई, अब टुवर्ड्स द राइट लेके जाएंगे तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी, आइए वो भी देख लेते हैं। ये जो ट्रॉली है ना, ये अब थोड़ी सी इधर आ गई है, अच्छा। इसमें ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा है कि ट्रॉली जो है ना पीछे, यानी जब टुवर्ड्स द राइट गया तो अभी भी दोनों तरफ से स्ट्रेच्ड ही है, मतलब
टुवर्ड्स द राइट इतना नहीं चलेगा कि उसको भी क्रॉस कर दिया, यानी इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया इनिशियल पॉइंट से, यानी थोड़ा सा राइट जाके भी अभी दोनों तरफ क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेच आया हुआ है। अच्छा भाई ये आपकी मेन पोजीशन थी, सही है। अच्छा मैं इसको अभी पूरा ही ई ले लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ना, ठीक है ना। ये ई है और ये भी पूरा ई है, यानी मैं इस मास को पॉइंट मास अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा ये मास अब यहाँ है गया, तो जो लेफ्ट साइड पे जो स्प्रिंग था उसकी एक्सटेंशन बढ़ गई, उसकी एक्सटेंशन क्या हो गई ई प्लस एक्स, और जो राइट साइड पे मास है उसकी एक्सटेंशन कम हो गई, वो क्या हो गई, वो हो गई ई माइनस एक्स। अगेन बिल्कुल सिमिलर केस हम देख चुके हैं। हमने जो देखा था वो इससे एडवांस केस था, उसमें हमने देखा था कि भाई दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग था, दोनों की एक्सटेंशन भी डिफरेंट थी, बट अभी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सब कुछ ही सेम है ना, ठीक है। टू सिमिलर स्प्रिंग, सिमिलर स्प्रिंग का मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के दोनों की एक्सटेंशन भी सेम है, सही है इनिशियली। हाँ नहीं, जो स्मार्ट होता है वो डायरेक्टली कर लेता है, लेकिन मैं डायरेक्टली करूँगा तो फिर वो जो सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि यार कैसे किया कैसे किया, इसलिए मैं लंबी कर रहा हूँ ताकि किसी को कोई मसला ना हो, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंशन है वो हो गया ई प्लस एक्स, और ये जो एक्सटेंशन हो गया वो हो गया ई माइनस एक्स। अब शो करना है कि जी फोर्स बराबर है ट्वाइस ऑफ के एक्स के। अब आप सजेस्ट करें कैसे शो करूं कि फोर्स जो है वो ट्वाइस ऑफ के एक्स के बराबर आ जाए। और फोर्स से हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है फाइनली, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगी। फातिमा कहती है सर रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, सजेस्ट करें। वेरी गुड। टेंशन, टेंशन के साथ क्या करें, टेंशन वन माइनस टेंशन टू माइनस करेंगे, क्या बात है क्या बात है, बस 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 T1 माइनस T2, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने मेरा। ऐसा लग रहा है 2-3 बच्चे हैं जो बस क्लास ले रहे हैं। भाई देखो बात सारी ये है कि एक टेंशन इस तरफ जा रही होगी और एक टेंशन इस तरफ जा रही होगी, ठीक है ना। लेट से ये T1 है और ये वाली टेंशन T2, ठीक है ना। ऑब्वियसली T2 ज़्यादा होगी T1 के मुकाबले में, क्योंकि यू नो टूवर्ड्स द राइट जा चुका है, तो ये वाली जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है और ये वाली जो टेंशन है वो कम है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई अगर मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो है F, तो दैट इज़ गोइंग टू बी T2 माइनस T1, ठीक। और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा K टाइम्स T2 अगर मैं निकालने बैठूंगा, ठीक है। तो T2 की एक्सटेंशन क्या है, E प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा K टाइम्स E प्लस एक्स माइनस T1 का अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा K टाइम्स E माइनस एक्स, क्योंकि भाई इसकी जो एक्सटेंशन है वो कितनी है, वो E माइनस एक्स है इस पोजीशन पर। तो अब क्या होगा जी, अब बस के ई प्लस के एक्स माइनस के ई प्लस के एक्स, के ई से के ई कैंसिल हो जाएगा, के एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ये वो चीज़ थी जो कि हमें प्रूव करनी थी। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप रट लें वो डेरिवेशन जो मैं आपको करा रहा होता हूँ, लेकिन अगर आप उसको तमीज़ से पढ़ेंगे तो इवेंचुअली आपको फ़ायदा होगा।
इनका के अंदर ग्रुप होता ही नहीं है ना। एक ग्रुप था इनका, इन्होंने पेंडेमिक में बनाया था, वो भी खत्म कर दिया, उसके अंदर भी नहीं मिल रहा कौन सा नंबर, इसका नंबर मैं बंदे से नहीं लेता हूँ किसी से। बोलो। नाफिला E1X और E2X नहीं, दोनों का एक्सटेंशन सेम है, दोनों का एक्सटेंशन E है। सही है नाफिला, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं? शुड आई मूव ऑन? यस सर, ऑलराइट। The trolley is then released. Show that the acceleration a of the trolley is given by a बराबर है माइनस 2kx ओवर m। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, देखो जो तुम्हारा x है ना, वो है टूवर्ड्स द राइट, यानी ऑब्जेक्ट अपने, ये ऑब्जेक्ट का ना लाइक ये मीन पोजीशन था ना पहले, सही है, ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ गया है ना, तो x टुवर्ड्स द राइट, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट किधर करेगा, इस तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो असल में दो मार्क है ना इस डिस्क्रिप्शन के, वो क्या है? पहली बात तो ये कि भाई अभी आपने पीछे जो इक्वेशन यूज़ किया है ना कि f इज इक्वल्स टू 2kx के, ठीक है ना, उसमें आप ले लेंगे भाई कि आपका जो f है ना वो बराबर है माइनस m में के, यानी आप पहले लिख दें f इक्वल 2kx के, फिर f बराबर है माइनस m में के। अब नेगेटिव पहले आप a निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस 2kx ओवर m के। फिर आप नेगेटिव साइन की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर दो, बोलो भाई डिस्प्लेसमेंट x इज टुवर्ड्स द राइट एंड एक्सेलरेशन a is towards the left। ठीक है ना, ठीक है ना, नेगेटिव साइन is due to the fact that a is in opposite direction। opposite direction to x। सर मैंने x माइनस ई लिया था, लेकिन मुझे पॉइंट समझ आ गया था, तो मेरे मार्क्स डिडक्ट करें तो आप समझ जाइएगा। चलो ठीक है, ठीक है जी, ऑल क्लियर। अब ये कहता है जी द मास m ऑफ द ट्रॉली 900 ग्राम एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट 120 न्यूटन पर मीटर। बाय कंपेयरिंग योर आंसर टू ए एंड द इक्वेशन डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द ट्रॉली। भाई देखो ये भी हम कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। a बराबर है माइनस 2k ओवर m x के,
अब योर आंसर टू इक्वेशन 1A और पार्ट B2। अच्छा 1A में क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होगा, वो ये A बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमने एक नहीं ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि जी एक्सेलरेशन बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, एक्सेलरेशन बराबर है माइनस के ओवर एम के। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इवेंचुअली ये हो जाएगा कि जी ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ओवर एम के। भाई कंपेयर कर लिया ना आपने, एक जगह ए है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव है, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के ओवर एम के बराबर हो जाएगा। तो और ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, तो इसका स्क्वायर ले लो, ये हो जाएगा जी 2 के ओवर एम, ये हो जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर है 2 के ओवर एम के। एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा के ओवर 2 पाई एम के, सही ना भाई, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर है 2 पाई स्क्वायर ओवर एम के, सॉरी। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एज 120, 2 एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, और मास दिया हुआ है 900 ग्राम मतलब 0.9 kg। बताएं एफ की वैल्यू क्या आ रही है, टू पॉइंट सिक्स सबका यही आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी 2.6 हर्ट्ज। मुश्किल है, आगे बढ़े। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क, वरना मैं क्वेश्चन 4 स्टार्ट करता हूँ। यस ओके, कहता है जी द सेंटर ऑफ अ कोन ऑफ अ लाउड स्पीकर इज ऑसिलेटिंग विद simple harmonic motion of frequency 14,000 hertz and amplitude 0.080 millimeters। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है 1400 और जो आपको इन्होंने एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट है वो दे दिया है 0.080 मिलीमीटर्स। ठीक है, कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आसान है जी, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ के। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1400, बताएं जी क्या आ रहा है ओमेगा। $8800 वेरी गुड ना फिला 8800 रेडियंस पर सेकेंड, गुड। ठीक है ना, दिस वाज एन इजियर पार्ट। कहता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकलता है भाई, ए बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स के। अगर मैक्सिमम चाहिए तो फिर एक्स नॉट इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो नेगेटिव साइन अपनी जगह है। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो सही। अब ए बराबर है माइनस ऑफ ओमेगा, अभी तुमने निकाल लिया 8800, बल्कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप पूरी वैल्यू पुट किया करें। ठीक है, राउंडेड ऑफ वैल्यू को नेक्स्ट पार्ट पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया करो। ठीक है ना, तो 2 पाई एफ था ना यानी 1400, ये ओमेगा था ना, इसको एज इट इज रख लो स्क्वायर इनटू एक्स नॉट उसने दिया हुआ है
080 मिलीमीटर्स। और क्योंकि तुम्हें फाइनल आंसर मीटर्स पर सेकेंड में चाहिए तो उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जगह 0.080 इंटू 10⁻³ अब बता दो भाई एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। (6200 meters per second). All right, it's a very high value, meters per second square. That's a very high value of acceleration, extremely high value of acceleration। तो बहुत लाइट सा होता है, उस पर फोर्स ज़बरदस्त लग रही होती है, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, थैंक यू नाफिला एंड फातिमा फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट द क्लास। हाँ जी, 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। टू शो द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन, ए ऑफ द सेंटर ऑफ द कोन। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली डिफिकल्ट ग्राफ। सर नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, असल में वो इतना ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं लोग ज़्यादा। ठीक है जी, ग्राफ सजेस्ट करें कैसा होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन बट नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, सही है, लीनियर होगा, सही है सही है सही है। इसका मतलब ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो फिर एक काम करते हैं जी, ये बना देते हैं। मेरे पास अभी हाल फिलहाल स्केल नहीं है स्क्रीन पे रखने को, पीडीएफ में। अज्यूम दिस एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, इसकी ना हम लाइक वैल्यूज़ भी बता सकते हैं ना, क्योंकि इसी केस के ऊपर पर्टिकुलर होकर उन्होंने बात की है ना। तो लाइक ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी है जी, 6200। तो मैं इसको लिख दूंगा +6200 और इसको लिख दूंगा -6200। ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अगर चाहो तो मिलीमीटर में लिख दो, कोई मसला नहीं है। एक्सेलरेशन तो हमने मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में निकाला है। अच्छा, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो भी हमें पता है, कितनी है जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, 0.080। तो ये 0.08 प्लस का और ये माइनस का 0.08, ठीक है जी। तो ये ज़रा एक कंप्लीट स्केच बन जाएगा जिसमें आपने प्रॉपर्ली लेबल वगैरह सारी चीज़ें कर दी हैं। State the value of displacement at which the speed of the center of the cone is a maximum। अब बताओ मैक्सिमम स्पीड कब होती है, बोलो बोलो, मैक्सिमम स्पीड कब होती है। एट मीन पोजीशन नाफिल आ जाती है 0 डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली। और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। इस वक्त स्पीड मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। कैलकुलेट इन मीटर्स पर सेकेंड द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड हमें पता है, स्पीड कह रहा ना, तो प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा x0, ओमेगा तुम लोगों ने पीछे निकाल लिया है, कितना निकाला है जी, ओमेगा 8800।
तो ओमेगा इज 8800 and x0 is 0.08 millimeters. So that's 0.08 into 10 raised to the power minus 3 because this has to be in millimeters. क्या आंसर आ रहा है भाई? 0.70. Alright. So this is going to be 0.70 meters per second. इतना मुश्किल चैप्टर तो नहीं है ना भैया? सवाल ये था असल, जो सारे पैसे थे ना वो इस सवाल के थे। जिसमें ये था, मैंने कहा शुरू के 4 तो सभी कर लेंगे, इसमें कुछ बच्चे हैं जो फंसते हैं बस। ठीक है, तो मुझे एक 5 मिनट का ब्रेक दो और फिर इंशाल्लाह मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। ठीक है,
हाँ जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यार असल में ना मुझे मैंने अपने कमरे की सफाई कर एकदम डस्ट बैठ गया। मैं ये डस्टिंग करूँगी ना कैसे लूँगा मैं एक गिलास? यार ये गेट बंद कर दो। हाय जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। ये मैं वापस लेकर आ रहा हूँ आपकी स्क्रीन आपके सामने। द निडल ऑफ अस, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। और यस, चलो जब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कहते हैं जी, द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 22 मिलीमीटर्स। अच्छा, टोटल डिस्टेंस है 22 मिलीमीटर का। टोटल डिस्टेंस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अपने यूँ समझ लो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस आया, सही है, और फिर ये वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस आया, ठीक है। तो वो जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो कितना बन रहा है? वो आपका बन रहा है वर्टिकली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 22 मिलीमीटर्स, ठीक है जी। अच्छा, द ऑसिलेशंस आर सिंपल फ्रीक्वेंसी टी द क्लॉथ इज बीइंग swung at position 8 millimeters below the point of the needle when the needle is at maximum height, ठीक है जी। State what is meant by simple harmonic motion, तो obviously I'm not going to invest my time here, ठीक है। अच्छा, कहता है the displacement y of the needle may be represented by the equation y equal a cos omega t, suggests the position of the point of the needle at time t equal 0, ठीक है। अच्छा, कह रहा भाई ये इसकी इक्वेशन है, t इक्वल 0 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे t 0 कर दूँ तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 किसके बराबर होता है? आप मुझे बताए भाई, ये ना एट टी इक्वल 0, इक्वेशन उसने आपके सामने दिया हुआ है, ए कॉस ऑफ ओमेगा 0, ठीक है ना। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये बराबर हो गया ए के, और ए असल में क्या है? ए इज योर एम्पलीट्यूड। समझ आ रही है बात? तो सजेस्ट द पोजीशन ऑफ द, यानी ये इस वक्त अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद होगा। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी अगर तुम याद करो तो ये डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है ना, x बराबर है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा भाई the needle of the sewing machine is made to oscillate through a total distance of 22 मिलीमीटर, ठीक है। टोटल जो ये डिस्टेंस है ना, ये 22 मिलीमीटर, यानी वर्टिकल डिस्टेंस जो है जिसके थ्रू ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड कितना होगा मुझे बताओ? 11 मिलीमीटर होगा, ठीक। नहीं, इज नॉट पोजिशन फ्रॉम द क्लॉथ,
यही तो सारा मसला है कि यहाँ पे आवाम ने ए को मीन पोजीशन समझ लिया, जबकि वो इक्वेशन तो अपने हिसाब से बनाई है ना उसने। जो आपका एम्पलीट्यूड है ना वो है असल में 11 मिलीमीटर्स, ठीक है। या आप यूँ समझ लो कि आप यूँ कह लो कि भाई ऑब्जेक्ट अगर आप वैसे डिटरमिन करना चाह रहे हो कि कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, या आप पूरा लिख दो कि भाई 8 मिलीमीटर फ्रॉम क्लोथ, क्योंकि इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट यार 1 मिनट हो गया सबा, या मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यार, मुश्किल हो रही है पढ़ाने में, किसी को दें यार इसको, तो फिर छोड़ दें, मैं थोड़ी देर काम। ठीक है भाई, ये बता रहे हैं ना इस वक्त निडल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो आप खुद इसने मार्क किया हुआ है ना, तो आप कह सकते हैं 8 मिलीमीटर, फिर पूरा बताओ भाई 8 मिलीमीटर फ्रॉम क्लोथ, कपड़े से। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि क्लोथ इज योर मीन पोजीशन। समझ आ रही है मेरी बात? जिसने ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ लिया ना, उसका मसला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो सारा इशू है वो ये है कि बच्चों ने क्लोथ को, यानी जो कपड़ा है ना, उसको मीन पोजीशन समझा हुआ, विच इज नॉट द केस। आपका जो मीन यानी ऑब्जेक्ट इस वक्त अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद है, जबकि वो क्लोथ से 8 मिलीमीटर के फासले पर है, जबकि उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वो तो 11 है। इसका मतलब मीन पोजीशन क्लोथ से थोड़ा नीचे है। ये है आपका मीन पोजीशन। और ये डिस्टेंस है 11 मिलीमीटर्स। जी सर। अबे यार पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, माइक बंद कर। पहले बोल देता है यार, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक मैंने समझा दिया था कि इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। हेलो, ठीक है ना? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है। अगर तुम चाहो तो लिख दो 11 मिलीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, तो भी करेक्ट है, या लिख दो 8 मिलीमीटर फ्रॉम क्लॉथ, क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉथ से 8 मिलीमीटर के फासले पर है ना, तो उस वक्त जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉथ से 8 मिलीमीटर के फासले पर है, उस वक्त वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर ही मौजूद है, जबकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 11 मिलीमीटर है। इसका मतलब जो मीन पोजीशन है ना, वो क्लॉथ से 3 मिलीमीटर नीचे। फिर कहता है जी स्ट्रेट व्हाट इज मेंट बाय सिम्पार्मोरिक मोशन, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि जी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज कि इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर निडल मौजूद है ना, सही है। अच्छा, निडल का जो एम्पलीट्यूड है वो 11 मिलीमीटर है, लेकिन निडल अपने क्लोथ से कितना 8 मिलीमीटर ऊपर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका निडल है ना और जो आपका क्लोथ है, इनके बीच एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस नहीं है। आपका जो मीन पोजीशन है वो क्लोथ से नीचे, क्योंकि अभी अगर आपका निडल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद है, तो इसका मतलब मीन पोजीशन होना चाहिए 11 मिलीमीटर, ये तो मीन पोजीशन इज अ लिटिल बिलो द क्लोथ, ठीक है, whereas the needle is 8 millimeters from the cloth, ठीक है ना। ये तो खैर क्वेश्चन में इन्होंने डायग्राम से एविडेंट दिया हुआ है, सही है। अब कह रहा भाई ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इन्होंने दे दिया, y बराबर है a cos ओमेगा t, इसको याद कर लो, अपनी रेलेवेंट इक्वेशन से रिकॉल कर लो, a बराबर है x नॉट cos ओमेगा t, सही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठे हैं। इसका मतलब एट t इक्वल 0
जब आप t की वैल्यू को 0 करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा, t की जगह आप लिख दो 0, तो कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट का मतलब ये है कि ये बराबर है a के, यानी 11 मिलीमीटर्स फ्रॉम मीन पोजीशन या 8 मिलीमीटर फ्रॉम द क्लोथ या एट इट मैक्सिमम हाइट। सही, ए की वैल्यू आपको हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये भी हो गया 11 मिलीमीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा निकाल दो जी, तो ओमेगा बराबर है 2 पाई ओवर कैपिटल टी के। सही है, तो 2 पाई एज इट इज़ टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 4.5 हर्ट्ज। ठीक है जी, you have been given a frequency of 4.5 hertz, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ के, तो 2 पाई इंटू 4.5। बताएं जी क्या आंसर आ रहा है ओमेगा का? $28.3। ठीक है, तो दैट इज 28.3 रेडियंस पर सेकेंड। अब अगले पार्ट में क्या कह रहा है भाई? कैलकुलेट फॉर द पॉइंट ऑफ द निडल इट्स मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होती है जी? v बराबर होता है ओमेगा एक्स नॉट के। ओमेगा आपने निकाल लिया है 28.3। अच्छा, फाइनल आंसर क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड में चाहिए और वो है 11 मिलीमीटर्स। ठीक है ना, तो उसको मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 11 इंटू 10⁻⁻3। इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? .31 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, सही है। कहता है जी इट्स स्पीड एज इट मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द क्लॉथ। ठीक है, जब वो थ्रू द क्लॉथ यानी जब वो क्लॉथ को टच कर रहा हो उस वक्त उसकी स्पीड बता दें। ठीक है, यानी आपका जो निडल है ना वो उठ के यहाँ पर आ गया, तो इस वक्त जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन वो क्या होगा? तो हो जाएगा 3 मिलीमीटर्स। यानी अगर आप अभी आपका निडल जो है वो क्लोथ पर मौजूद है, यानी इस पॉइंट पर मौजूद है, तो मीन पोजीशन से इसका मतलब वो 3 मिलीमीटर के फासले पर है ना। यानी इस पॉइंट पर जो आपका एक्स हो गया ना वो है 3 मिलीमीटर्स। अब आपको पता है v बराबर है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गिन के 2-3 तो इक्वेशन है यहाँ पे। ओमेगा आपने निकाला हुआ है जी ऑलरेडी 28.3। एक्स नॉट इज 11 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इज 3 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर। सर माइक बंद है आप बता दीजिए फाइनल आंसर क्या आ रहा है? That is 0.30 meters per second. All clear till now? Yes.
6-7 मिनट रह गए हमारे पास, मेरे ख्याल से इसमें एक क्वेश्चन अभी भी और है, वो जल्दी से कर लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हुए। अगेन दोबारा ये वही सिमिलर क्वेश्चन है जी, वर्टिकल मास पे स्प्रिंग पे एक मास हैंग हुआ हुआ है और उसको अपनी मीन पोजीशन से ले आके खींच के छोड़ दिया, एंड द स्टूडेंट ड्रॉज द ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ एक्स। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है? वेदर द एनर्जी रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, बताओ। सब कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है उस वक्त एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर यानी ये जो ग्राफ बनेगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आप देख सकते हैं 1.5 पर एनर्जी ज़ीरो है, इसका मतलब फॉर श्योर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। हमने क्लास में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। द स्टूडेंट रिपीट्स द इन्वेस्टिगेशन बट विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई इज़ नाउ फाउंड टू बी 1.8 मिली जूल, डिटरमिन द चेंज इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसका तरीक़ेकार बता देता हूँ कि भाई जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, ठीक है, यानी जो जिसको आप टोटल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, तो ई मैक्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, यानी मैक्सिमम एनर्जी और एक्स नॉट स्क्वायर का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं सीधा सीधा एनर्जी और एक्स नॉट के स्क्वायर का रिलेशन निकाल लेता हूँ। ठीक, जब मैक्सिमम एनर्जी क्या थी? ये थी, यानी 2.4 थी, ठीक है ना, मिली जूल्स। उस वक्त एम्पलीट्यूड क्या था? ये रहा एम्पलीट्यूड 1.5 था, इसको मैं 1.5 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब एनर्जी हो गया 1.8, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लो, यानी सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि आप इसको यूँ लिख लें कि जी, मैं इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2.4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर है 1.8 इंटू 1.5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। यानी जो नया एम्पलीट्यूड है वो बता दो क्या आ रहा है। नया एम्पलीट्यूड आ रहा है 1.3। उसने क्या पूछा? उसने पूछा चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो भाई पहले एम्पलीट्यूड था 1.5, अब हो गया है 1.3, तो चेंज इन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस 1.3 यानी 0.2।